15 दिन बीत गए इस सवाल का जवाब जानने में कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या थी, एक खुदकुशी या फिर एक कत्ल। अपने करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें बाकी को छोड़िए, आम लोगों को छोड़िए, मीडिया के लोग दो खेमों में बट गए थे। और ये मैंने कई बार आपसे कहा, मीडिया के लोग, उनकी अपनी राय दो हिस्सों में थी। एक कि ये मर्डर है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा कि ये सुसाइड है, इसके अलावा कुछ नहीं। राजनीति के क्या कहने, क्या कुछ पॉलिटिक्स नहीं हुई इस पे, क्या कुछ नहीं कहा गया। केस ऐसा कि जिस केस की जांच पुलिस ने की, जिस केस की जांच सीबीआई ने की, जिस केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी उतरा मैदान में, जिस केस में ईडी तक ने दस्तक दे दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, 4 बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े लाओ लश्करी एजेंसियों के मुंबई पहुंचे दिल्ली से, और लाखों का खर्चा, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, गाड़ी, रहना, खाना पीना, डीए भत्ता सब, और ये पब्लिक टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स के पैसे हैं। ये सारी चीज़ें 4 एजेंसियां, बॉलीवुड की जितनी नामी हस्तियां, हीरोइन खास तौर पर, उनकी मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में परेड, सीबीआई से पूछताछ, सब कुछ हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ इस केस में? हर एक ने अपनी अपनी थ्योरी, हर एक ने अपनी अपनी कहानी बताई, और इस कहानी को लंबा खींचने के लिए अगर कोई गुनहगार और जिम्मेदार है तो वो खुद सीबीआई है। लेकिन अब 4 साल 6 महीने और 15 दिन के बाद वही सीबीआई मुंबई के बांद्रा और पटना के एक सेशन कोर्ट में एक रिपोर्ट देती है, क्लोजर रिपोर्ट, और कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सिंपल सुसाइड है, यानी एक साधारण खुदकुशी का मामला। ये वर्ड यूज़ किया गया उस क्लोजर रिपोर्ट में कि ये नहीं कि एक खुदकुशी का मामला है या कुछ, एक साधारण खुदकुशी का मामला है। अब यही सीबीआई बताए कि अगर ये इतना ही सिंपल और साधारण खुदकुशी का मामला था तो 4 साल 6 महीने और 15 दिन तक इस फाइल पर क्यों बैठी रही? क्यों इसको पहले आम नहीं किया? किस सबूत, किस गवाह का इंतज़ार कर रहे थे? जब आपको पता है क्लोजर रिपोर्ट में आमतौर पर 2 चीज़ें दी जाती हैं। पहली ये कि कोई सबूत नहीं मिला जिससे केस को आगे बढ़ा सके, और दूसरी ये कि इस केस में कोई दम नहीं है, इस केस को क्लोज कर दिया जाए। सीबीआई यहाँ दूसरे पॉइंट पर गई है। ये नहीं उसने कहा क्लोजर रिपोर्ट में कि हमारे पास सबूत है लेकिन इतने नहीं है कि किसी को हम पकड़ सकें, गिरफ्तार कर सकें, उस पर मुकदमा चला सकें। वो सीधे सीधे कहती है कि इस केस में कोई दम नहीं है, ये एक सिंपल सुसाइड केस है। ये सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है। याद कीजिए, वो 14 जून 2020, उसके बाद वो 25 जुलाई 2020, जब पटना में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज की, तब बिहार के डीजी गुप्तेश्वर पांडे, जो मीडिया में एक स्पोक्स पर्सन की तरह आ रहे थे, एक नेता की तरह, बिहार की 4 सदस्यीय एक पुलिस टीम जो मुंबई पहुंची कोरोना काल में, उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और उस पर हंगामा मचा कि हमें जांच नहीं करने दे रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, सच्चाई से भटका रहे हैं। वो कई न्यूज़ चैनल जो चीख कर कह रहे थे कि ये एक मर्डर केस है, इसमें कौन कौन, रिया चक्रवर्ती और बाकी सारे नाम, नेपोटिज्म, बॉलीवुड में बंटवारा, ड्रग्स, सारी गंदगी इस एक केस को लेकर उछाली गई। वो परिवार, 4 बहनें सुशांत सिंह राजपूत की, पिता जिन्होंने केस किया, उनके वकील, मैंने पहले भी कहा था कि फिर ये सब कहाँ गए? पिछले कुछ वक्त से सब कहाँ गए? कोई अब इंसाफ के लिए बात क्यों नहीं करता सुशांत सिंह राजपूत की? क्योंकि इन सबको पता था पहले दिन से ही कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या। अगर न पता होता तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत यानी 14 जून 2020 के बाद लगभग 1 महीना और 11 दिन, 25 जुलाई 2020 को, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से पटना में एक एफआईआर दर्ज कराकर उसमें यह नहीं लिखा जाता कि इसमें रिया चक्रवर्ती, उसके माँ बाप, उसका भाई और एक दोस्त जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रहा करता था,
ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने उसे उकसाया, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये मामला है। वो सीधे सीधे 25 जुलाई 2020 को ही इस केस में एक सीधे मर्डर का केस का एफआईआर दर्ज कराते, लेकिन उस एफआईआर में भी कहीं मर्डर नहीं था, कहीं कत्ल नहीं था, लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने उसे सीधे उठाकर मर्डर बना दिया। चीखा गया, चिल्लाया गया, कितने शोज बने। क्राइम रिपोर्टर इकलौती ऐसी मतलब इस पूरी स्टोरी में एक पार्ट थी जो पहले दिन से एक मत थी, एक राय थी, चाहे वो मुंबई के क्राइम रिपोर्टर हों चाहे दिल्ली के हों, कि एक सुसाइड का केस है। लेकिन जितने न्यूज़ एंकर थे चैनलों के अलग अलग, उन्होंने क्या क्या कहानियां पेश की, और अब सीबीआई ने क्या कहा कि एक सिंपल सुसाइड केस है। सिंपल। जितने भी लोग इस केस में नामजद किए गए थे उन सबको सीबीआई ने बरी कर दिया। उसमें रिया चक्रवर्ती, उसका पूरा परिवार। जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से उसकी बहन श्वेता और बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था कि इन लोगों ने ड्रग्स और उसके पुर्जे बदले, नुस्खे बदले, उन सबको भी बरी कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि इसमें कहीं से भी किसी के भी खिलाफ कोई भी साजिश का एक भी सबूत नहीं मिला, और इसीलिए हर एक को बरी कर रहे हैं, और इस केस में कोई दम नहीं, एक सिंपल सुसाइड केस है। सीबीआई ने अपनी इस क्लोजर रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि वो सिर्फ इसलिए इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि एक सिंपल सुसाइड केस का मामला है, बल्कि इसलिए पहुंची कि इसमें जितनी भी पहलू थी जांच की, उन सब ने यही इशारा किया। सुशांत सिंह राजपूत के जिस्म पर जो जख्म के निशान थे, जो डॉक्टरों ने, फॉरेंसिक ने पाया, उसमें कहीं भी एंटीमॉर्टम जख्म के सबूत नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत जिस फेब इंडिया के कुर्ते से, पंखे से खुद को झूले, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा मुमकिन है। उनके पैर जिस तरीके से बिना कुर्सी के बेड पर थे, वो भी कहीं से भी ये साबित नहीं करता कि उन्हें किसी ने लटकाया। जितने गवाह थे, जितने डॉक्टर थे, एम्स के जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में फॉरेंसिक विसरा की जांच, जितनी भी जांच की गई, उन सब में से भी कहीं फाउल प्ले नहीं मिला कि ये एक दूसरा केस हो सकता है। यानी A to Z इस केस में जितने भी सबूत, गवाह, आपको मौका वारदात, क्राइम सीन, फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक ही गवाही दी कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, वरना इसमें कुछ बड़े नेताओं के भी नाम आए थे, कहानियाँ बनी थी। दिशा सालियान के साथ जोड़ा गया था, जो एक्स मैनेजर थे सुशांत सिंह राजपूत को। नेपोटिज्म से जोड़ा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से हो रहा और इसीलिए कत्ल कराया गया, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकला। और एक जो भी मैंने आपको बीच में कहा कि वो परिवार कहाँ है, जो अब सुशांत सिंह राजपूत की अपनी बहनें जो इंसाफ की लड़ाई के लिए उस वक्त लगातार सुर्खियों में आगे थीं, कहाँ है? खामोशी के साथ पीछे में क्या हुआ आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। ये मैंने पहले भी दोहराया, और मैंने बहुत पहले क्राइम तक की कई कहानी में ये मैंने बाकायदा ये कहा था कि आखिर में जब भी ये नतीजा निकलेगा, आप देखना सुशांत सिंह राजपूत एक सिंपल सुसाइड केस ही निकलेगा। और मैंने बाकायदा ये कई बार दोहराया था कि एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस, इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप पुरानी कहानियों में चाहें तो उसको निकाल कर सुन सकते हैं। लेकिन पीछे में क्या हुआ, और ये कहानी जो एक सिंपल सुसाइड केस था, इसको इतना ज़्यादा घुमावदार कैसे बना दिया गया। तो ये कहानी आपके सामने शायद नहीं आई, ना आएगी, बट इस कहानी की ऑफ द रिकॉर्ड जो पूरी कहानी है वो ये है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती उनके करीब थी। घर वालों को किसी ने सलाह दिया कि अगर रिया चक्रवर्ती करीब रही और उसी घर में रही जहाँ सुशांत, तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की गाड़ियों पर, उनके पैसे पर, उनकी बाकी प्रॉपर्टी पर रिया चक्रवर्ती कब्जा कर लेंगी। तो रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करने से कैसे रोका जाए। 4 बहनों में से अगर कोई एक केस करता है तो बात बनेगी नहीं। तो एक काम करते हैं, पिता के नाम पे एफआईआर करते हैं, और फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मशवरा दिया गया। उन्होंने पटना के एक थाने में कंप्लेंट लिखाई 25 जुलाई को एफआईआर।
और उसके बाद 27 जुलाई को FIR ये आम होती है, मीडिया में आती है। मुझे याद है 27 जुलाई 2020 को पहली बार हम लोगों को भी FIR ये हाथ लगी थी। इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार, खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती, उनके माँ बाप, भाई। मर्डर का इस्तेमाल नहीं था। इसके बाद ये चला, फिर CBI की जांच को लेकर नीतीश कुमार ने ऑर्डर दे दिया, फिर इधर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, ये भी चला, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया कि नहीं CBI जांच करेगी। अब CBI जांच करती रही। CBI की टीम अगस्त में पहुंचती है मुंबई, पूरे लाव लश्कर के साथ, वो सुबह से शाम तक भागना, जांच करना, बुलाना। तब मैं वहीं था, 3 महीने तक इस केस में वहाँ था। मुझे पता था पहले दिन, लेकिन क्या है ये, लेकिन वही है कि हम सबको वो सुनना है जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, और हमने जो पहले से ही तय कर रखा है। इसके बाद अब इतना हाई प्रोफाइल केस की दिन भर मीडिया में यही चल रहा है, न्यूज़ चैनल पर यही। बहती गंगा में NCB ने हाथ धोया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहुंच गई वहाँ कि ड्रग्स है तो फिर मैं कैसे पीछे, वो ड्रग्स में पहुंच गए। इधर FIR में एक कहानी आ गई कि 15 करोड़ रुपये थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो 15 करोड़ कहाँ गए, उन्होंने कोई फिल्म साइन की थी, वो गायब है। तो अब ये आया ED को कि 15 करोड़, हिसाब किताब नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं पीछे क्यों रहूँ। लो भाई, ED की टीम भी कूद गई जांच में। बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त मीडिया में यही सुर्खियों में, बाकी सारे मुद्दे मौन। उस वक्त बहुत सारी परेशानियां थी, टीवी पर कुछ नहीं चल रहा था सिवाय सुशांत सिंह राजपूत के। तो 4 एजेंसियां कूद पड़ी, मुंबई पुलिस को हाय हाय हो रही, उधर CBI लॉ लश्कर के साथ मीडिया के कैमरों में दिन भर जांच हो रही है। उसके बाद फिर फॉरेंसिक टीम दिल्ली से पहुंचती है, एम्स से टीम पहुंचती है, जांच होती है। सब कुछ होने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और इस बीच में लोग भूल जाते हैं कि वो 15 करोड़ और सुशांत की बाकी दौलत कहाँ गई। असली खेल तो वही था। आप में से कितने लोगों को पता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुआ ये कि सुशांत सिंह ने मुंबई में जाकर जितने पैसे कमाए थे, वो रकम शायद 20 करोड़ से ज़्यादा थी। और आखिर में सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनों में वो पैसे, सुशांत सिंह राजपूत की वो महंगी गाड़ियाँ बढ़ गई। और यही मेन मुद्दा था तब, पैसों की लड़ाई थी कि अगर कोई एक बहन ही सारा केस लड़ेगी तो सारी फिर वसीयत कहीं उसी के नाम ना हो जाए, वही ना लेके चली जाए। बहनों में भी पैसों के लिए मारामारी थी। पिता के FIR कराने का एक फ़ायदा हुआ कि अब जो कुछ होगा वो पिता के थ्रू होगा, क्योंकि पिता ही गार्जियन है। अब पिता अपने 4 बच्चों को तो बांट सकता है, क्योंकि वो उसको अधिकार है वसीयत करने का, बहनों में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हर एक बहन के हिस्से में शायद 6 से 8 करोड़ रुपए आए, हर बहन के हिस्से में। पैसे मिल गए, केस ठंडे बस्ते में, सब खामोश, दुनिया यूं ही चलती रही, आगे बढ़ती रही, हम सब भूल गए। अब अचानक CBI ने सैटरडे को मुंबई के बांद्रा और पटना की अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, तो ये एक बार फिर से हुआ कि अच्छा ये है। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो अब CBI के भी इस फैसले को नहीं मानेंगे। उसकी वजह है, पहले लोग मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा CBI सच लाइए। जब CBI को जांच दी गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तब लोगों ने कहा देखो अब सच सामने आएगा, नेताओं के अजीब बयान, सब कुछ आएगा। अब उसी CBI ने, इस देश की सबसे बड़ी और प्रीमियम एजेंसी ने, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि CBI सबसे ज़्यादा केसों को दफना देती है। CBI के पास केस देने का मतलब है कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे निठारी ले लीजिए, जैसे आप आरुषि ले लीजिए, रिजवानुर रहमान मर्डर केस ले लीजिए, इन सब का क्या हश्र हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग थे कि CBI करेगी और सच सामने आएगा। 4 साल 6 महीने 15 दिन के बाद CBI ने सच सामने रखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सिंपल सुसाइड थी, और यही सच था। अब इस क्लोजर रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ? केस खत्म। आरुषि केस में भी इसी CBI ने गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था, बस इन दोनों क्लोजर रिपोर्ट में एक फ़र्क था। CBI की कोर्ट में आरुषि केस में CBI ने अपनी जांच के बाद ये कहा था कि उनके पास कहानियां तो हैं कि आरुषि का और हेमराज का कत्ल कैसे हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस परिस्थिति जन्य सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है। उन्हें लगता है कि जो आरुषि के माता पिता हैं, डॉक्टर तलवार और मिसेस तलवार, उन्होंने कत्ल किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को क्लोज कर दिया जाए। लेकिन सीबीआई की कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो आपने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, इसी को आप चार्जशीट बना दीजिए। इसमें बहुत सारी मटेरियल है जो अक्यूज को गिरफ्तार करके और सज़ा चलाने के लिए काफ़ी है। तो सीबीआई की कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को आरुषि मामले में क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील कर दिया। उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे के बाद उसी सीबीआई की कोर्ट ने डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को उम्र कैद की सज़ा दे दी। बाद में दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआई की जो निचली अदालत थी, ये क्या अदालत थी, इसने कहानी को ही सबूत मान लिया और सबूत के बिना फैसला दे दिया और दोनों को उम्र कैद की सज़ा दे दी, जबकि इस केस में सिर्फ कहानी है, सबूत तो है नहीं। सीबीआई ने पहली बार यही कहा था कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस क्लोजर रिपोर्ट को आप चार्जशीट में तब्दील कर दो। हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। इस केस में सिर्फ फर्क इतना है कि सीबीआई ने कहीं ये नहीं कहा है कि उनके पास सबूत है या नहीं है या कम है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि इस केस में कुछ दम नहीं है, ये एक सिंपल सुसाइड केस है। इसलिए सारे आरोपों, जितने भी आरोपी हैं, उन सबका कोई मतलब नहीं, सबको बरी कर दिया। लेकिन अब भी बांद्रा की कोर्ट और पटना की कोर्ट के पास एक मौका है। मौका ये है कि सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को देखने के बाद आखिरी फैसला उन्हें करना है कि क्या इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, जैसा सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, या उन्हें लगता है कि इस क्लोजर रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते हुए वो सीबीआई को दोबारा कह सकती है कि आप अपनी जांच को कंटिन्यू रखें और जब जांच पूरी हो जाए तब दोबारा आइए, अभी जांच बंद नहीं करेंगे। या वो ये कह सकती है कि इस क्लोजर रिपोर्ट में कुछ ऐसे एविडेंस है जिससे लगता है कि फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ आप आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं और आप मुकदमा शुरू करवा सकते हैं। तो ये दो, और तीसरा कोर्ट कहेगी कि आप सही कह रहे हो, कोई प्रूफ तो है नहीं, साइंटिफिक एविडेंस, डॉक्टरों के एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम, सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सिंपल केस है सुसाइड का। तो आपकी राय से हम भी सहमत हैं और इस केस को क्लोज कर रहे हैं। 8 अप्रैल की तारीख दी है बांद्रा की कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाने के लिए, या उस दिन जो भी बहस होगी। तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि क्लोज हो गया। अब आखिरी जो मौका है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट अब तय करेगी कि इस क्लोजर रिपोर्ट को मानकर सच वाकई इस केस को क्लोज कर दें, या इसको दोबारा कहें जांच करने के लिए, या ये कहें कि आप इसी क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से चार्जशीट तैयार करके, जैसा आरुषि केस में हुआ, आप मुकदमे की ट्रायल शुरू करवाइए। लेकिन इस केस में वैसा सीबीआई ने कुछ दिया ही नहीं, तो इसलिए दोबारा ट्रायल तो मुमकिन नहीं है। चांसेस ये है कि कोर्ट भी इसे क्लोज कर देगी, या अगर 1% चांस है कि शायद कोर्ट कहे कि कुछ पहलू इसमें नज़रअंदाज कर दिए गए, आप दोबारा से इसकी जांच कर लीजिए। 3 ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि कोर्ट इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी, और उसकी वजह यह है कि इसमें बयान, गवाह, ये सब तो हम इंसान मुकर सकते हैं। जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, उसके साथ आप खेल नहीं कर सकते। तो जब खेल नहीं कर सकते तो फिर इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एविडेंस सबसे भारी होगा, और इसीलिए दिल्ली की भारी भरकम एम्स टीम को बुलाया गया था जांच के लिए, और उस फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि एक सुसाइड का केस है, सिंपल। तब मुझे लगता है कि शायद अप्रैल में कोर्ट भी इस पर अपना फैसला दे दे, क्लोजर रिपोर्ट शाम फाइनल हो जाए। लेकिन हाँ, इस केस ने सबक दिया, सबक ये, और सबक हम सभी के लिए है कि कभी किसी केस को लेकर फ़ौरन अपनी राय मत बनाइए, पहला। दूसरा, मीडिया में खबरें देखकर भी कभी किसी केस पर अपनी राय मत बनाइएगा, कभी नहीं। वो आपने अभी कोलकाता केस में देखा होगा, सिंपल सुसाइड को गैंग रेप, वहाँ के सिंपल तो नहीं कहेंगे, रेप केस को गैंग रेप। आप अभी दूसरा केस एक लेटेस्ट ले लीजिए, सैफ अली खान के घर में चोरी, तस्वीर, चेहरा, चोर बदल गया, हुलिया अलग। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मीडिया में खबरें आती हैं, आप देखिए, अपना भी दिमाग लगाइए, जो एविडेंस, जो भी थ्रू रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है, लेकिन कभी राय मत बना लीजिए कि यही सही है, क्योंकि ऐसी कई खबरें हाल में हुई हैं
जो मीडिया में दिखाई गई और पूरी पलट गई। मैं खुद इस मीडिया का पार्ट हूँ, फिर भी आपसे यही कह रहा हूँ। तो ये थी आज की कहानी। करीब 10 साल उस शख्स को जेल गए हुए हो गया, बल्कि 11वां साल है। वो जेल के अंदर है। 20 साल की सज़ा में से 11वां साल शुरू हो चुका है सज़ा का। लेकिन आज भी उसकी बीवी की लाश कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। इस दौरान में पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, कई ठिकानों पर खुदाई की, लेकिन लाश बरामद नहीं कर पाई। हालांकि पति को सज़ा हो गई है। तो बगैर लाश के कत्ल की ये वो कहानी है जिसमें आज भी उस लाश का इंतज़ार है। ये कहानी है रानिया अलेद की। रानिया एक फ़िलिस्तीनी लड़की थी। बचपन में रिफ्यूजी कैंप में पली बढ़ी, फिर फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो वो वहाँ से सीरिया निकल गई। अब वो सीरिया में ही परवरिश पा रही थी, माँ बाप उसे पढ़ा लिखा रहे थे। सीरिया में ही इनकी मुलाकात फिर अहमद से होती है, अहमद अल खतीब। ये पत्थर और नगीनों का व्यापारी था अहमद, और रानिया से करीब 9 साल बड़ा था, लेकिन वो भी फ़िलिस्तीनी था। तो अब सीरिया में दोनों देखते हैं, दोनों के घर वालों की रजामंदी से रानिया और अहमद की शादी हो जाती है। अब रानिया और अहमद की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। कुछ वक्त बीतता है, फिर 2005 में रानिया को लेकर अहमद सीरिया से लंदन पहुंच जाता है, ब्रिटेन में आने के बाद ये लोग ग्रेटर मैनचेस्टर में अपना एक आशियाना ढूंढते हैं। वहाँ अहमद काम करने लगता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है। रानिया के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। लंदन आने के बाद अब चूँकि रानिया का थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल भी बढ़ा, माहौल भी बढ़ा, कल्चर भी बदला, तो वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बने। तब उसके हिसाब से फिर उसका रहन सहन थोड़ा बदलने लगा। बड़ी आम बात थी। लेकिन अहमद को ये बात ठीक नहीं लगती। अहमद को लगता कि रानिया यहाँ आकर बदल गई है। वो उसके कपड़ों पर, उसके बाहर जाने पर उसे टोकने लगा। अच्छा, अहमद एक थोड़े से शक्की किस्म का भी इंसान था। उसे लगता था कि इंग्लैंड आने के बाद रानिया पर कोई भूत प्रेत या साया आ गया, कोई जिन जन्नात, और वो रानिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने कई बार उसको इस तरीके से अपने इलाज भी करना शुरू किया, लेकिन रानिया कहती थी मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, और तुम खामख़ा गलत फहमी में हो, और मैं कपड़े कोई अश्लील तो नहीं पहन रही हूँ, बस ये है कि जिस तरह का देश है वैसा भेष है। लेकिन अहमद रानिया के इस बर्ताव और उसके कपड़ों और रहन सहन पे की वजह से उससे नाराज़ रहने लगा। इस चक्कर में मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगा। झगड़ा चलता रहा। अब जब ये झगड़ा बढ़ा तो फिर रानिया ने एक रोज़ तय किया कि वो अहमद से अलग हो जाएगी और उससे वो डिवोर्स ले लेगी। ये बात है 2013 की। 2013 के शुरुआती फरवरी के महीने में अब रानिया अहमद से अलग हो जाती है। 3 बच्चों को अपने साथ लेती है और वे अलग जान पहचान के शख्स के ज़रिए किराए पे घर लेती है और वहाँ 3 बच्चों के साथ रहने लगती है। अहमद अब अलग है, उसके 2 भाई अलग रह रहे हैं। अब रानिया को अपनी ज़िंदगी भी जीनी थी, तो वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए, और साथ ही वो ट्यूशन और बाकी चीज़ों के ज़रिए अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। सिर्फ 2-3 महीने हुए थे अलग हुए। अच्छा, जब ये अलग हुए इसके बाद मामला ये कोर्ट में गया था। फिर रानिया ने कुछ एलिगेशन भी लगाए थे टॉर्चर, शोषण करने का, तो पुलिस में मामला था, अदालत में भी था। तो कोर्ट में ये मामला था और ये तय हुआ था कि रानिया 3 बच्चों के साथ रहेगी, लेकिन वीकेंड पे वो अपने 3 बच्चों को उसके फादर से मिलने देगी और फादर उसको अपने साथ घुमाएगा, जो भी है, क्योंकि बच्चे का हक उतना ही बाप पर का भी है। तो उस हिसाब से हर वीकेंड पे सैटरडे को रानिया अपने 3 बच्चों को लेकर जाती और अहमद के भाई के घर पर, अहमद के घर पे नहीं जाती, एक भाई अलग रहता था, अहमद के भाई के घर पर उन बच्चों को छोड़ देती और वापस चले आती। फिर जो टाइम ख़त्म होता वापस जाती और बच्चों को वापस ले आती। तो ये पिछले 1-1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा था, क्योंकि फरवरी में दोनों अलग ही रहने लगे थे और अभी डिवोर्स ऑफिशियली हुआ नहीं था, कोर्ट में मैटर चल रहा था।
इधर अब रानिया अलग रह रही है बच्चों के साथ, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अहमद को अब ये बात और अखरने लगी। अब अहमद ने प्लान किया कि वो रानिया से बदला लेगा। इसी के बाद इस प्लान के तहत वो चाहता था कि रानिया को इस तरीके से मारे कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो और कोई उंगली भी ना उठे। जून 2013, 7 जून 2013, रानिया को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वीकेंड पर उसके भाई के घर जाना था और यही तारीख और यही वक्त उसने चुना कि अब वो घर आएगी और फिर उसे मारेंगे। इन चीज़ों से बेखबर रानिया अपने तीनों बच्चों को लेकर अहमद के छोटे भाई के घर पहुंचती है और बच्चों को उनके हवाले कर देती है। बच्चों को हवाले करने के बाद रानिया वहां से निकल जाती है। फिर तय वक्त बीतता है। उसके बाद तीनों बच्चे जो हैं वो रानिया के साथ अब उसी घर से बाहर निकल रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन असलियत में जब रानिया उस घर में पहुंची उस दिन, तो बच्चों को छोड़ने तो गई, लेकिन उसके बाद कभी किसी को दिखी नहीं, वो नज़र नहीं आई। इसके बाद हुआ ये कि इस जून के महीने के बाद अब रानिया को लोग फ़ोन करें, फ़ोन उठा नहीं दिए। फिर उसने मैसेज देना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने अहमद से पूछताछ शुरू की। अहमद ने कहा कि वो टर्की चली गई है, उसकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आया और वो उसने शादी करने का फ़ैसला किया और वो टर्किश है, टर्की का सिटीज़न है और वो वहीं चली गई है। लोगों को बड़ा अटपटा लगा, रानिया के रिलेटिव को भी, खुद अहमद के भी रिलेटिव को भी। लेकिन इधर कुछ अब टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं रानिया के मोबाइल से और वो कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टर्की शिफ्ट हो गई हूँ और यहीं नई ज़िंदगी बिताएंगे। लोगों के गले ये बात नहीं पच रही थी कि रानिया अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और तीनों बच्चे इस वक्त ग्रेटर मैनचेस्टर में यानी ब्रिटेन में थे और वो अकेले टर्की चली गई। ये लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। फिर लोगों ने पता करना शुरू किया। वो मैसेज, वो नंबर भी टर्की के हैं। कोई डाउट ही नहीं था कि वो लोकल कोई गुमराह कर रहा है, वो टर्की से ही आ रहे थे। अब सब परेशान कि ये मामला क्या है। जून के बाद लगभग अब जुलाई का महीना आ गया। कई लोगों को शक था कि कुछ गड़बड़ है, तो कुछ रिलेटिव अब पुलिस के पास और कुछ उसके कॉलेज के दोस्त जहाँ उसने एडमिशन लिया था वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं जुलाई में। और जुलाई में पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि रानिया गायब है जून से और उसका हस्बैंड कह रहा है कि वो टर्की गई है, लेकिन उन्हें डाउट है कि रानिया के साथ कुछ हो गया है। पुलिस तफ्तीश करे। अब पुलिस तफ्तीश करती है। 2 जुलाई को ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है। 7 जून से मिसिंग, 2 जुलाई को ये रिपोर्ट पहुंची। अब जब रिपोर्ट पहुंची तो पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला, सारी चीज़ें देखी, बट कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। आखिरी बार जब वो रानिया अपने तीनों बच्चों को लेकर गई तो वापस उस घर से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में और फिर वहाँ से वो गायब है। तो ये भी नहीं कि उस घर के अंदर कुछ हुआ हो, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जिससे सिर्फ एक ही शख्स जो है वो शक के घेरे में था और वो रानिया का हस्बैंड अहमद। अब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अहमद को उठाया। अहमद को उठाने के साथ साथ अलग से उसके दोनों भाई को भी उठाया और उसके बाद पुलिस ने गेम खेला। अलग अलग पूछताछ हुई, सबके बयान मैच किए, सबके स्टेटमेंट अलग अलग। फिर पुलिस ने बताया कि तुम्हारे भाई ने एक बालिया बयान दिया, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा। अब ये कंफ्यूज हो गए तीनों भाई कि सच में किसी एक भाई ने सच्चाई उगल दी है और इसी कंफ्यूजन में फिर अहमद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैंने अपनी वाइफ रानिया को मार डाला। अब पुलिस ने कहा लाश, तो उसने कहा लाश करीब इस जहाँ पे रानिया आई थी मेरे घर के वहाँ से 87 किलोमीटर दूर एक हाईवे के किनारे ज़मीन में दफना दिया। पुलिस हाईवे के किनारे लेकर गई, लेकिन कोई लाश खुदाई हुई, कई जगह हुई। अब मीडिया में ये खबर आने लगी। इसके बाद अहमद बताता जाता और पुलिस खोदती जाती, लेकिन कहीं कोई लाश नहीं बरामद। लेकिन अब इधर पुलिस हैरान कि रानिया जिस दिन घर आई वो वापस में भी जा रही है। तो अगर रानिया को घर में ही मार दिया गया तो वापस कैसे जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में कैसे उसकी तस्वीर है। फिर जब पूरी कहानी आई तो कहानी ये थी कि ये पूरी एक साजिश का हिस्सा था।
अहमद को पता था कि रानिया वीकेंड पर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आएगी क्योंकि वो उससे मुलाकात करेगा, और इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने भाई के घर को चुना, क्योंकि भाई के घर पे ही एक वो नोडल प्लेस थी, वो उसके घर जाना नहीं चाहती थी कोर्ट के हिसाब से, तो भाई के घर बच्चों को छोड़ती थी। भाई को उसने सबसे पहले अपने इस साजिश में शामिल किया कि मुझे इसे सबक सिखाना, इसे मारना है। भाई भी उसमें शामिल हो गया, फिर जो छोटा भाई था वो भी शामिल हो गया, अब तीनों भाई मिल गए। अब इसके बाद जून में रानिया घर पहुंचती उसी वीकेंड पर बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चों को जब छोड़ने के लिए आती है, बच्चे छोड़ती है घर के अंदर, चूंकि छोटे भाई के साथ उसका रिश्ता ठीक था, बुरा नहीं था, तो वो घर के अंदर गई। घर के अंदर गई लेकिन रानिया बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर के बाद कैमरे में रानिया ज़रूर निकली है, एक शॉल, उसी के बूट और उसी के कोट, नकाब, हिजाब, जो भी चीज़ें वो पहनती थी या पहन कर आई थी, वो सारी चीज़ें, वही पोशाक, उसी ड्रेस में एक शख्स बाहर निकल कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीन्स, टॉप, शॉल, ये ड्रेस थी उसमें जिस निकली थी। अब सवाल ये था कि अगर कातिल के हिसाब से कत्ल उसने घर में किया, तो फिर रानिया घर से बाहर जिंदा कैसे जा रही है? तो कहानी ये थी कि जब रानिया बच्चों को लेने के लिए आई, उससे पहले ही अहमद के कहने पर घर के बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया था, कहीं और भेज दिया गया। वो बच्चों को लेकर आई, बच्चे बाहर थे, एक उसका अंकल बच्चों को कहा हो तुमको घुमा कर लाते हैं, वो बच्चों को भी बाहर ले गया। इसके बाद अब पहुंचता है अहमद आता है, रानिया घर के अंदर है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ मिलकर गला घोंट कर उसे मार डालता है। मारने के बाद घर के अंदर लाश है। अब उसके बाद वो उसके कपड़े उतारता है। उसके कपड़े उतार कर अहमद खुद वो कपड़े पहनता है। वो बूट भी पहनता है, फिट नहीं आ रहा लेकिन जबरन, जीन्स भी पहनता है, टॉप भी पहनता है, और वो शॉल ओढ़ता है। और उसके बाद घर से सिर्फ उतनी दूरी तक जाता है जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए, क्योंकि उसे ये दिखाना था कि रानिया घर पे आई, और घर में आने के बाद अब वो घर से जा भी रही है बच्चों को छोड़कर। तो रानिया चली गई और बाद में बच्चों को ये लोग ड्रॉप भी कर देते थे वापस घर में। तो रानिया की लाश घर में पड़ी है, उसके कपड़े उतारे गए। कपड़े उतारने के बाद खुद उसके पति अहमद ने वो कपड़े पहने, घर से बाहर निकला। जब उसे यकीन हो गया कि वो घर के बाहर 2-3 सीसीटीवी कैमरे में अब कैद हो चुका है, रानिया बनकर उसी चाल में चलते हुए, तो फिर ये आगे जाता है जहाँ पे कैमरा नहीं है, वहाँ पे वो कपड़े बदलता है और फिर अपने असली रूप में, अहमद के रूप में घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तो जो कैमरे की तफ्तीश की गई थी शुरुआत में, उसमें पुलिस को इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि रानिया घर के अंदर आई और घर से जा भी रही है, तो इसका मतलब है कि घर में कुछ था ही नहीं। लेकिन असल में वो रानिया जा नहीं रही थी, वो खुद उसका हस्बैंड था अहमद, वो उसके कपड़े में जा रहा था सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में खुद को कैद कराने के लिए, ताकि कल को पुलिस उसके ऊपर शक न करे। तो अब ये चीज़ें सामने आ गई, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ, मीडिया में खबरें आने लगी, रानिया की लाश की तलाश शुरू हो गई। लेकिन तमाम तलाश के बावजूद रानिया की लाश नहीं मिली। 2013 का ये मामला था, 2016 आ गया, ट्रायल लगभग पूरा हो गया और कोर्ट ने अहमद को 20 साल कैद की सज़ा दी, कोई पैरोल नहीं इसमें, और उनके दोनों भाइयों को 3 और 2 साल की सज़ा थी। बाकी दोनों भाई तो रिहा भी हो गए। और इस दौरान में तमाम कोशिश कर ली, कई डिटेक्टिव लगा दिए, लेकिन कहीं से भी लाश बरामद नहीं हुई। कम से कम दर्जन ऐसी जगह बताई अहमद ने और उसके भाइयों ने कि हमने वहाँ लाश फेंकी। 1-2 बार इन्होंने कुछ नदियों के भी नाम ले दिए, अब नदी में भी गोताखोर गए, लाश नहीं मिली। लास्ट अभी इसी फरवरी की बात है, मतलब 10 साल के बाद पहली बार फिर एक खबर आई कि नॉर्थ यॉर्कशायर के थिर्क्स इलाके में A19 रोड, जैसे अपने यहाँ हाईवे होता है, वहाँ पे हमने लाश दफनाई थी। ये अभी फरवरी की बात थी। पुलिस ढूंढती रही, खुदाई करती नहीं, कुछ नहीं मिला। अब कुछ दिन पहले फिर पता चला उसी इलाके में एक और जगह पर लाश है। अब ये सोचिए 11 साल है,
पुलिस ने खुदाई की। इस बार खुदाई में एक लाश मिली है, लेकिन वो लाश रानिया की है कि नहीं है ये पता नहीं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, डीएनए सैंपलिंग ले ली गई है बच्चों के, और अब करीब 11 साल के बाद एक हाईवे के किनारे, क्योंकि जो लोकेशन वो बता रहा था उन लोकेशन में से एक है लेकिन थोड़ा हट कर है, बट अब भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये लाश रानिया की है। पुलिस अब इंतज़ार कर रही है डीएनए की रिपोर्ट की। अगर डीएनए की रिपोर्ट आ गई और ये लाश मिल गई तो शायद 11वें साल ये लाश बरामद हो जाएगी, लेकिन नहीं मिलती है तो कमाल ये है कि कातिल कत्ल करने की बात अदालत में कबूल कर चुका। उसे कहा गया था कि कम सज़ा होगी और उसने माना कि उसने मार डाला, लेकिन लाश को लेकर अक्सर गुमराह करता रहा और आज भी कर रहा है। और आज की तारीख में भी ये लाश जो अभी बरामद एक कंकाल हुई है रानिया की है, ये वहाँ के जो पुलिस अफसर हैं उन्हें भी डाउट है। उन्हें लगता है कि इन लोगों ने ये तय कर लिया कि लाश का पता नहीं देंगे, जबकि रानिया के फैमिली वालों की सिर्फ एक अपील है, उनका ये है कि कम से कम उसकी लाश बरामद हो जाए तो आखिरी रस्म पूरी की जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिले और मजहबी रीति रिवाज के हिसाब से उसे दफनाया जाए। सिर्फ उनकी इतनी मांग है अथॉरिटी से भी, कोर्ट से भी। लेकिन कातिल सज़ा काट रहा है, अपनी सज़ा का आधा हिस्सा काट भी चुका है, लाश का सच बताने को तैयार नहीं। कैसे कैसे दुनिया में लोग कातिल और बाकी सब हैं।